बहुत आरटीयू को उस टाइम में देखे तो बच्चों को जानकारी बहुत लिमिटेड होती, इवन पेरेंट्स को कम होती है कि एडमिशन कहाँ दिला, और वही बच्चे नेचुरली मेरे पास भी आए। तो मुझे लगा कि बच्चों से कनेक्ट जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही आप एक अच्छे काम कर पाएंगे। और मैं खुद ह्यूमन वैल्यूज़ का ट्रेनिंग ले चुका हूँ 8 डेज़ का, और उसके बाद फिर हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी, केमिस्ट्री साथ-साथ। जो आपकी शुरुआत थी वो पूरा नेशनल लेवल पे बहुत उसका इम्पैक्ट मिला। तो ये आपने कहा ना आपने ट्रेनिंग ली, इससे हाँ, मुझे ध्यान में आया। जी सर। तो मैंने नई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आराम से काम कर सकते, ये सुविधा हाँ, है उसके साथ में। हाँ, सुविधा ये है कि साधन कम है, हाँ, लेकिन सुविधा ये है कि उसकी टांग खींचने वाला कोई। हाँ। डैम बनाया, बिल्डिंग बनाई और वो कोलैप्स कर गई, ऐसी चीज़ें कर गई। अगर एथिक्स आ जाएगा, इंजीनियर्स और अपना बेस्ट देगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सुनाई देता है कि ये सिविल इंजीनियर हैं, इस टाइप की चीज़ें हुई, आपने देखा होगा। सिर्फ सिविल की नहीं बात है, किसी मेरी फील्ड में लोग हमको कहते थे भाई जो आप इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ा रहे हो, वो यहाँ तो टेक्निक सीखने आया है, स्किल सीखने आया। तो लेकिन अब उसको विस्तार से देखें हम, ये एक आईटी का इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, तो साइबर चोर भी वही है। हाँ, हाँ वही। एक कंप्यूटर का इंजीनियर है, आप कंप्यूटर में पहले वायरस डालता फिर निकालता। हाँ, एक इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है, बिजली बनाने का फार्मूला वही है, बम बनाने के फार्मूले वो बिजली बनाना है, बम बनाता है। मैं नई जनरेशन के लिए एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने जीवन का फोकस जो है वो सिर्फ रोजगार को ना बनाए, सिर्फ रोजगार को नहीं बनाए, पूरे जीवन को बनाए कि मेरा जीवन कैसा हो सकता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज ऐसी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आज बात करने का मौका मिल रहा है जो कि एक टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल निभाया था। और ये बात उस समय की है जब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था, और सर का जो एजुकेशन के फील्ड में विजनरी एक लीडरशिप है, उसके बारे में जानेंगे। और सर एक यूनिवर्सिटी जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके फाउंडर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे कि एक यूनिवर्सिटी कैसे कागज़ के डिज़ाइनिंग से लेकर के एक इम्प्लीमेंट होती है, और वहाँ पर स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सर के साथ बात करेंगे उनकी बचपन की बातें, उनके गाँव की बातें, उन्होंने कैसे एजुकेशन लेकर के एक नेशनल लेवल पर एक लीडरशिप दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ प्रोफ़ेसर एसडी चरण सर हैं। आपका सर स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। और चरण सर से हम बात करेंगे कि एआईसीटी के चेयरमैन रहे हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के। और जो एसआईपी प्रोग्राम टेक्निकल एजुकेशन में कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जब एजुकेशन ले रहे होते हैं, शुरुआत में 12th के बाद इमीडिएट अगर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, तो बहुत बार उनको इन्वायरमेंट सूट नहीं करता। तो सर ने और पूरी टीम ने ऐसा डिज़ाइन किया कि बच्चों को शुरू में एसआईपी प्रोग्राम में ऐसा आर्ट एंड कल्चर की बातें रखी जाए कि बच्चे अपनी बातों को, अपनी स्किल को शो कर सकें, और उसके बाद धीरे धीरे वो सिलेबस पर आएँ। और ये जो डिज़ाइनिंग था एसआईपी का, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, इतना हुआ, अच्छा हुआ। मैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम में रहा हूँ और एसआईपी के प्रोग्राम में मैं रहा हूँ। मैंने बहुत नज़दीकी से बच्चों को देखा है कि बच्चे एसआईपी प्रोग्राम में जो जितने भी पार्ट डिज़ाइन किए गए एआईसीटी की तरफ से सर के गाइडेंस में, उस पार्ट में उन्होंने जो फ़ील किया कि उनकी जो स्किल की बात थी, उनकी जो वैल्यूज़ की बात थी, वो सारी चीज़ें निकल के आई, और उसके बाद जब सिलेबस में आते हैं तो बहुत ही अच्छा उनको लगता है। तो सर नमस्कार सर। नमस्कार। और आपसे मैं स्टार्टिंग की बात करना चाहता हूँ, आपके अर्ली लाइफ की जो आपका बचपन रहा है, और कहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आपका एजुकेशन में और नेशनल लीडरशिप तक आए आप, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं शुरुआत की बात करूं तो मैं ऐसे छोटे गांव से आया हूं। जैसे जो कागज़ लिखने का ज़माना होता था तो पता लिखते तो नाम, फिर गांव का नाम, हाँ, फिर यस। पोस्ट और फिर वाया, फिर जिला और हुँ। ऐसे लिखते थे। जी, जी। तो आज भी मेरा गांव इतना छोटा है कि मेरा नाम गांव लेदेड़िया, पोस्ट बालेवा, वाया बिसाला, जिला बाड़मेर ऐसा एड्रेस लिखना पड़ता। हाँ, अच्छा। तो ऐसा ऐसे छोटे गांव से निकल के आया, जी सर। और स्कूल भी पास के गांव में ही जाते थे। हाँ, अच्छा। तो वो और जिस इलाके में रहते हैं वो वेस्टर्न राजस्थान है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ। हुँ, हुँ, बॉर्डर से लगभग 30-40 किलोमीटर। तो
तो ऐसा बहुत ही रिमोट जगह से जहाँ से शुरुआत की और शुरुआत करके धीरे धीरे तो बचपन में कैसा था एनवायरनमेंट वहाँ? क्या मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ जो आज के मॉडर्न उसमें थी, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने इसी मिसिंग के बारे में तो समझ भी बहुत अब बनी है कि तो हाँ। सुविधा भी होती है। अच्छा। मुझे लगता है कि उस समय जो लोगों का जीवन था कि 2 वक़्त की रोटी को कैसे पूरा कर सकते हैं। मैनेज करें। और जिस इलाके से मैं आता हूँ, जी, जी। उसमें है कि पानी की व्यवस्था कैसे करें, ये भी एक बड़ा बड़ा चुनौती थी। घर का राजस्थान एक में पानी का थोड़ा-सा राजस्थान में विशेषकर वेस्टर्न राजस्थान हुँ, डेज़र्ट टाइप कहते हैं। हुँ, तो घर का एक व्यक्ति दिन भर पानी की व्यवस्था में ही लगा रहता है, लगा आप समझ सकते हो। तो ऐसे जगह से निकल के जो उसी वहाँ से आए हल्की एजुकेशन तो हुँ, सुविधा की बात तो समझ भी नहीं, सुविधा के बारे में तो हुँ, अब चर्चा करते हैं। तो जो प्राइमरी बेसिक शिक्षा थी वो गाँव में वही जो कल्चर हम लोग टाट पे बैठ के पढ़ना और स्कूल जाना वो सारा सिस्टम रहा होगा। वही टाट उसके बारे में थोड़ा बताएँ? वही टाट-पट्टी से शुरू होता है हाँ, स्कूल हाँ, गाँव के स्कूल अब तो बहुत ठीक से आस्तरी हो गई। हाँ, लेकिन उस समय वही टाट-पट्टी से बैठना होता था। हुँ, मेरा जो स्कूल था मेरे घर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। हुँ, हुँ, मुझे ध्यान आता है कि हम 4 किलोमीटर सुबह-सुबह जाते थे हुँ, और टिफ़िन के रूप में एक बाजरे की रोटी और हाँ, छाछ होटल में लेके जाते थे, लगभग ऐसा ही था। हुँ, और वापस जब आता था दिन में 12-1 बजे स्कूल की हुँ, छुट्टी होती थी, तो मुझे ध्यान है कि कई बच्चों के पाँव में जूते नहीं होते थे। हुँ, तो जाते समय तो बिना जूते आराम से जाते सुबह-सुबह, हुँ, लेकिन जब 12-1 बजे वापस आते थे, हुँ, तो एक पेड़ की छाया से दौड़ के दूसरे पेड़ की छाया में रुकते थे। कि पैर फिर तीसरे पेड़ की छाया में रुकते, इससे दौड़ते-दौड़ते आते। हुँ, तो ये जीवन मैंने देखा है वहाँ लोगों में कि किस तरह के जीवन में लोग पढ़ के आगे बढ़े। हुँ। आगे पाँव में जूते भी नहीं होते थे और ऐसी हालत में पढ़ के और उस जीवन को जीने के बाद आपने पूरा नेशनल लेवल पे लीग भी किया और और गांव के जो चीज़ें थी वहाँ से फिर आपकी स्टार्टिंग कैसे भी शहर में आए और कहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये मेरे पिताजी की ही विज़डम रही होगी हाँ, हुँ, कि अगर बच्चे पढ़ेंगे हुँ, तो आगे बेहतर आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो जैसा वो जीवन जी रहे हैं गाँव में पशुपालन, खेती और इसके साथ जी रहे हैं। ठीक है, उनके पास इतनी व्यवस्था थी कि हमें रोटी खिला सके, हुँ, बेहतर बाकी लोगों से हाँ, रिस्पेक्ट में देखें तो बेहतर थी, जी, बाकी इतना अव्यवस्था तो वैसी थी। हुँ, तो उन्होंने ये महसूस किया कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने गाँव की स्कूल में पढ़ने के बाद 5वीं के बाद ना शहर जिला हेडक्वार्टर पे भेजा पढ़ने के लिए, इसी बेटे पढ़ाई करो। हाँ, वहाँ पढ़ते हुए जैसी उनकी समझ थी कि हुँ, पढ़ने से ठीक होगा, हुँ, हुँ, तो वो मुझे कहते थे कि यही पढ़ने में तो बच्चा अच्छा है, हुँ, स्कूल के टीचर ने भी कहा, वहाँ भी रिकॉर्ड थी पढ़ने में बहुत होशियार हुँ, बच्चा है। हुँ, तो कहते थे कि तुम अगर थानेदार बन जाओ या हाँ, हाँ, तहसीलदार बन जाए तो बहुत अच्छा तो अच्छा लगेगा। लगेगा भजाने, हाँ, कि उनका काम तो इन दोनों को हाँ, 2-2 को से मिल रहा हाँ, था। यस, लेकिन मेरे जो टीचर थे स्कूल के हुँ, उन्होंने लगा कि ये बच्चा होशियार है हुँ। और उसमें जो होशियार बच्चे होते साइंस में जाते थे। हाँ, साइंस में जाते थे। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तुम हुँ, साइंस मैथ्स ले लो। हुँ, साइंस मैथ्स ले लिया। हुँ। अब बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी लेकिन इस पता लगा कि इससे इंजीनियर बनते हैं। हाँ, अच्छा। एक तो भाव आ गया इंजीनियर बनने का। इंजीनियर बनते हैं ऐसा। हाँ, हाँ। और 11th के मार्क्स के आधार पे एडमिशन होता था, हुँ, कोई ज़्यादा मारा-मारी की। हुँ, तो उसमें ध्यान आया कि इंजीनियर होता है तो एक 3 साल का डिप्लोमा होता है और डिग्री होता है, 5 हुँ, साल उसमें 5 साल के। 5 साल। तो मुझे लगा 3 साल वाली ज़्यादा ठीक है, हुँ, चल फटाफट नौकरी भी लग हाँ, जाएगी, घरवालों को सहारा मिल जाए, मैं भी हाँ, ठीक होगा। हाँ, तो मैंने मन बना लिया 3 साल का। फिर जो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, हुँ, उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई ये डिप्लोमा अलग होता है, डिग्री अलग होता है। हुँ। तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारा डिग्री में एडमिशन हो जाएगा, हाँ, डिग्री में जाना चाहिए। तुमको डिग्री में जाना चाहिए। हुँ, तो इस तरह से है ना, हुँ। जैसे समझ हाँ, विकसित। हाँ, हाँ। तो आज से अगर तुलना करें आज के हुँ, बच्चों में, आज हुँ। का बच्चा तो 9वीं 10वीं के बाद सब हाँ। कुछ जानता है कौन। आज के स्टूडेंट को बहुत कुछ मिल रहा है, वो बचपन से ही उसको मोबाइल, गूगल और ये सारी चीज़ें मिल रही है। और लेकिन आपने जो यहाँ तक की जर्नी किया वो अपने से सारी चीज़ें लोगों से गाइड हो करके सारी चीज़ें करते-करते यहाँ तक किए। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग आपका हुआ जोधपुर से। जोधपुर। अब उसको ये भी एक हाँ। मेरा नंबर अच्छे आ गए इलेवेंथ में। तो उसमें क्या था कि जहाँ आप एडमिशन चाहते हो वहाँ हर जगह इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है। हुँ। आज कंपेयर हाँ, कंबाइंड नहीं कर। कंबाइंड तो मुझे ध्यान में आया कि राजस्थान में कितने, राजस्थान से बाहर का सोचा ही नहीं। राजस्थान में कितने बोले 3 इंस्टीट्यूट है। एक जोधपुर में है, दूसरा आरईसी जयपुर जिसको आज के आईआईटी जयपुर कहते हैं, और एक बिट्स पिलानी, 3 अच्छा। इंस्टीट्यूट। तो हर एक का फॉर्म मंगाना होता था पोस्टल ऑर्डर से। अच्छा। तो पहले पोस्टल ऑर्डर भेजा था। तो हाँ।
एक जयपुर के लिए भेजा, एक जोधपुर के लिए भेजा, 5-5 रुपए का पोस्ट लो। जब बिट्स प्लानिंग के बारे में बात बोले 25 रुपए का पोस्ट लो, तो हमने भेजा ही नहीं, 25 रुपए का पोस्ट लो होता है, इतना नया कोई स्थिति जो थी फिर जयपुर और जोधपुर भेज दिया, दोनों में एडमिशन हो गया। फिर बोला जोधपुर अपने घर के पास में है, बाढ़ करके जयपुर जाके क्या करेंगे ने, ये भी एक अच्छा पेनाल्टी अलग होता है, पेशी अलग होता है, नहीं तो जोधपुर लेते। आगे जोधपुर में ब्रांच कौन सी लें, तो ब्रांच में ज़्यादा नहीं समझते, 3 ब्रांचें होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अच्छा। तो जैसे गांव से आए हैं तो सिविल इंजीनियर को इंजीनियर मानते, क्यों फेमिन होता है, अकल पड़ता है, सड़क का काम होता है, तालाब को ठीक करने का काम होता है, बोले ये इंजीनियर है, इसी को इंजीनियर मानते थे कि भाई जो ये तालाब ठीक करने का काम करता है, सड़क बनाने का काम करता है इंजीनियर। बिजली तो हमने देखी नहीं थी गांव में, शहर में आके देते थे, उसको पता ही नहीं था कि इसके कोई बड़े बड़े इंजीनियर होते हो, तो लगा कि सिविल ले लेते, और सिविल मिल गई, सिविल वहां से एक दिशा मिल गई। चल गई आगे। तो बीटेक फिर वहीं से आपने फिर मास्टर्स भी किया? मैंने बीटेक एमटेक दोनों जोधपुर से। वहीं से। जोधपुर बहुत नामी कॉलेज था उस समय का, अभी भी नामी कॉलेज है। हाँ। फिर उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हुई रिसर्च में, पीएचडी में जाने का, नहीं या बीच में फिर? उससे पहले एक डायरेक्शन बदली, डायरेक्शन इस तरह से बदली कि हम इंजीनियर बनने चले, इंजीनियर बन भी गए, लेकिन जब डिग्री की तो सिविल में नौकरी मुश्किल हो गई। अच्छा। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, बाद में भी जो अच्छे थे उनको वहाँ पे एडोक पे टीचर बना दिए। अच्छा, वहीं पर जोधपुर में टीचर बन गए, पढ़ाने लगे तो थोड़ा सा और माहौल समझ में आया कि आप यहाँ एमटेक भी कर सकते हो और टीचर भी बन सकते हो। उससे पहले टीचर बनने का कोई मन नहीं था कि सिविल इंजीनियर बनेगा, तो वहाँ एडोक पे लगे, धीरे धीरे एमटेक होने लगी, तो उस डायरेक्शन में प्रयास करने शुरू, प्रयास करते करते टीचर बन गए। अच्छा। हमारे गांव वाले तब तक भी मानते थे कि भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग कर रहा है, पुलिस से मुझे पुलिस की ट्रेनिंग करेगा तो पुलिस सीधे आएगा, तो ये इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहा है, इंजीनियर में जाता है। जब तो मैं मन बना लिया था कि टीचर की नौकरी ठीक कर, मुझे देखा गांव में कई बार जो मेरे पिताजी लोग मिलने आते तो बोलते थे वो इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन अभी इसका नंबर नहीं आया। तो ऐसे माहौल में टीचर बन गए। वहाँ हमारे एक प्रोफेसर थे मेरे, अभी सर, उन्होंने उनको पूछा राय ली मैं क्या कहूँ और आगे टीचिंग में जाऊँ या और कुछ जाऊँ। बोले टीचिंग में जाओ अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कल तुम्हारे जो क्लासमेट होंगे वो सिविल इंजीनियर या मैं चीफ इंजीनियर बनेंगे, उनका रहने का स्टाइल अलग होगा, टूपा अलग होगा, टीचर तुम भी टीचिंग में आगे बढ़ोगे, प्रोफेसर हेड जो भी बनोगे, लेकिन बहुत अलग अलग होगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी अलग अलग होगा। तो अगर उस समय तुम परेशान होने लग गए तो कोई इलाज नहीं हो। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा सेंटेंस ध्यान दिया कि अगर तुम टीचर बन के अर्थ में ध्यान लगाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थ मींस मनी, टीचर बन के अर्थ में ध्यान लगाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो बहुत वैल्यूएबल बात है। वो मुझे जीवन में बिल्कुल अभी तक याद है। तो पर बात है कि टीचर बने तो अर्थ में ध्यान मतलब वहाँ आपको आगे बढ़ने की डायरेक्शन लगा एकेडमिक है, क्योंकि डायरेक्शन देने की तरफ आप बढ़ रहे थे। कि वो मुझे याद है कि आप अर्थ में ध्यान मत लगा, अपना काम करो, आप दूसरों से अर्थ में कोई तुलना नहीं कर। वो मेरा डायरेक्शन था। फिर मैं टीचिंग में बिल्कुल मन लगा कर लिया एमटेक। और फिर जब आप रिसर्च में गए तो वहाँ पर बहुत ही एक्सेलेंट रिसर्च में भी आपको अवार्ड्स भी मिले और कंटिन्यू ईयर में भी मिला और खोसला अवार्ड के साथ भी आपने एक्सेलेंट रिसर्च किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। रिसर्च के मामले में मैं बहुत लकी था कि मुझे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी रुड़की कहलाता था उसमें, IIT बाद में हुआ, यूनिवर्सिटी रुड़की में मेरा एडमिशन हुआ। ये कब की बात होगी सर? ये 92 में एडमिशन, 91 में हुआ था, 92 में शुरू की। तो अच्छा, बहुत अच्छे संस्थान में हुआ, अच्छे संस्थान में हुआ और इस बात की खुशी थी अच्छे संस्थान में जा रहे हो तो पूछ सकते हैं वहाँ पहुँचे। उस समय हमारे पास जो व्यवस्था थी वो एक मेरिट रिकमेंडेशन के नाम से एक बड़ा हॉल देते थे टीचर्स को। मैं सब परिवार रहता था, एक बच्ची बेटी भी थी। तो उसी कमरे में एक साइड में एक पट्टी में किचन थी, वो वाले वहीं रहते, मैं साइड में पट्टा भी था। जनरली वो वहाँ जो लेबोरेटरी उसमें रहते थे और रूम में रहते। तो वो एक जीवन का एकदम टर्निंग पॉइंट था। तो इतना एनवायरनमेंट जो आप ऑर्डिनरी कॉलेज से निकले वहाँ रुड़की जैसे संस्थान में गए और वहाँ कोई अवार्ड मिल जाएगा ऐसा कोई दिमाग में कुछ भी नहीं। जैसा सब गाइड करते रहते थे, हम काम करते रहते थे। लेकिन उसमें बीच में उन्होंने कहा कि सर आपने जो काम किया है इसको आप प्रेजेंट करिए, एक खोसला रिसर्च अवार्ड होता है, अप्लाई करिए। मैंने कर दिया। तो मैंने 1 साल के काम के बाद अप्लाई किया, 1.5 साल के काम के बाद, तो उसमें मुझे अवार्ड मिला। एक्सेलेंट वर्क था वो।
घोषवाल सर 1995, वो उसका मुझे इतना बूस्टअप मिला कि मैंने पीएचडी के काम को और तेज किया और सेकंड टाइम फिर अप्लाई किया तो 96 में फिर अवार्ड मिला। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ उनमें से बहुत सारे लोग पीएचडी में स्टडी थे राजस्थान में, तो मैं उन चुनिंदा लोगों में था जो 3 साल की पीएचडी 3 साल में कंप्लीट कर पाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का मुझे बहुत खुशी जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं पॉडकास्ट, उनके लिए ये है कि अगर हम डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं और कंटिन्यूसी में अपना लगाते हैं, बेस्ट प्रेजेंटेशन देते हैं बिना अवार्ड को ध्यान में रखते हुए, तो वो अवार्ड भी दिलाता है और उसकी फील्ड में हम आगे बेस्ट कर पाते हैं। मुझे ध्यान है कि मैंने 15 जुलाई 1992 में ज्वाइन किया था और उससे एक दिन पहले 3 साल बाद 16 जुलाई को मैंने पीएचडी सबमिट करके मेरा ऑर्डर पर मैं उसके बीच में मैं कहीं नहीं गया वापस। मैं राजस्थान कोटा भी नहीं आया, गाँव में घर में कोई बहुत शादी ब्याह और कोई ऐसा ओकेजन हो गए, वापस कहीं नहीं गए। फिर उसके बाद ये जो जर्नी रही रिसर्च के बाद, आप डॉक्टर भी बन चुके थे उस समय, और उसके बाद फिर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपने बहुत सारा योगदान दिया। उसके बाद जब मैं पीएचडी करने गया था उसमें एक सरकारी कॉलेज हुआ करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा के नाम से, वहाँ से पीएचडी करके वापस आ गए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था, यूजी प्रोग्राम थे, पीजी प्रोग्राम भी नहीं था, तो रिसर्च तो वही रह गई, प्रैक्टिकली जो रिसर्च वही रह गई। लेकिन उसके अलावा जो मेरा अपना टेस्ट था तो बच्चों के साथ कनेक्ट का टेस्ट, तो बच्चों के साथ जुड़ के रहने का टेस्ट था। इस नाते मेरे पास हर एक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कभी वार्डन, कभी प्रॉक्टर, इस तरह की। फिर धीरे धीरे वो करते वो 2006 यूनिवर्सिटी बनी, तो यूनिवर्सिटी बनी तो फिर डीन बने, चीफ वार्डन बने और डीन। अच्छा, आपके रहते रहते ही वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ? हाँ, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट 2006 में यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो गए। यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो गए तो हमारा दायरा बढ़ गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई। ये सर, और मेरा स्टूडेंट से कनेक्ट था, मेरा टेस्ट भी था, तो मेरे साथ हर एक बार कोई न कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि ये जो काम करते हैं इसका कोई न कोई आपको ज्ञान मिलता है। शुरू में तो कई बार लगता था, मेरे घर में ही बोलते थे, बोले आप तो सुबह जाते हो शाम को आते हैं, अपने पड़ोस में और भी रहते हैं कैंपस में लेता जाते हैं, वो तो वापस आ जाते हैं, चाय भी घर आके पीते थे, आपको कौन सी डबल तनख्वाह सैलरी देती है, आप क्या करते? जी जी जी। तो लेकिन मैं स्टूडेंट के साथ जो कनेक्ट होते हैं वो फिर टाइम नहीं देख पाते, और जो व्यक्तित्व होता है उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है। तो आपका इतना व्यक्तित्व ऐसा बड़ा था कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट और टाइम भी ध्यान नहीं रखना कि क्या अभी घर भी जाना है, बच्चों के साथ कनेक्ट होकर रहना, वो रोल बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर वाला बात सपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे कहते तो, लेकिन उनको था कि भी अच्छा काम कर रहा है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी आप रहे, डीन भी रहे। यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ मैं नहीं रहा हूँ। मैं डीन रहा, डीन एकेडमिक, डीन फैकल्टी इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, चीफ वार्डन, चीफ प्रोक्टर, रजिस्ट्रार, चेयरमैन एग्जाम्स और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो मैं नहीं रहा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए जो पूरा डेवलप हो रहा है पर्सन, वो आगे जा कर के जो आपने रोल निभाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, वो मेरे ख्याल से यहाँ से जो चीज़ें आपकी पूरी डेवलप हुई वो बहुत सहायक रहा होगा। मुझे लगता है कि वो पहले तो लगता था काम है, मुझे लगा कि यहाँ से जो सीखा वो मैं बीसी बनाता बहुत काम, क्योंकि मैं सब चीज़ें जानता था। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से फिर आपको जो रोल और बड़ा मिल गया आपको बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, वहाँ का जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वहाँ से? वहाँ शुरुआत में क्योंकि वो नई यूनिवर्सिटी थी, मतलब मैं पहला ही वाइस चांसलर था, और सरकारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वाइस चांसलर अपॉइंट कर लो, एक रजिस्ट्रार भेज दो, एक फाइनेंस ऑफिसर भेज दो, 2 लोग और भेज दो, ये 5 लोग आवाज यूनिवर्सिटी बनाओ। कैसा ही होता सरकारी में, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि आप यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर देखो। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये यूनिवर्सिटी 1 साल पहले खुली थी, फिर 6 महीने बाद बंद हो गई, फिर दोबारा खुली। तो मेरे पास और दूसरा इनडायरेक्टली बर्डन था कि कहीं वापस बंद नहीं हो जाए। तो उसमें चैलेंज था कि उस पास आधा राजस्थान एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, आधे राजस्थान के इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, होटल मैनेजमेंट, जितने टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है वो उससे एफिलिएटेड थे। तो उन कॉलेज का एफिलिएशन करना, ये उनको एफिलिएट करोगे तभी पक्की यूनिवर्सिटी बनेगी। तो मैं पहले दिन से उसी काम में लगे, और एफिलिएशन का प्रोसेस वगैरह मुझे सब पता था कि मैं आईटी में ही काम करता था, वहाँ डीन एकेडमिक था, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी थी।
तो लगभग कोई 3 महीने 2-3 महीने के बाद कलेक्टर का मेरे पास फोन आया। बोले वो जो सीएम मैडम है वो बहुत चिंतित हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को लेके, आप एफिलिएशन वगैरह जल्दी कर लेना। मैंने कहा मैंने तो कर लिया 3 महीने में। ओ ही रियली गुड सरप्राइज, इतना जल्दी कर लिया। मैंने कर लिया, मतलब बिल्कुल ऑर्डर निकाल के सब एफिलिएट कर लिया। अच्छा। दूसरा बड़ा चैलेंज था कि यूनिवर्सिटी के लिए लैंड 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 लेना पड़ा था, किसी प्रोजेक्ट की लैंड पड़ा था यूनिवर्सिटी की लैंड। और मैं वहाँ पे मुझे ध्यान आया कि वहाँ जो आ, सरकार की एजेंसी यूआईटी है जो लैंड काटती है लोगों के लिए, कॉलोनीज काटती है, तो यूआईटी ने कुछ कॉलोनी काटी है। वो यूआईटी की कॉलोनी जो अभी साल ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है। तो मुझे लगा कि मुझे उनको ऐसा प्रपोजल देना चाहिए कि अगर इनके बीच में अगर यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो आपकी कॉलोनी चल जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कॉलोनी चल जाएगी यूआईटी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की। तो मैं चला गया उनसे बात की चेयरमैन से। चेयरमैन बोला आइडिया जोरदार है, तो हम आपको लैंड दे देंगे, बिल्कुल उसी कॉलोनी में लैंड दे देंगे, यूनिवर्सिटी को कॉलोनी में बोले दे दे। तो मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कल ही हमारी यूआईटी की बोर्ड की मीटिंग है, आओ तो प्रपोजल लिख के दे। मैंने प्रपोजल लिख के दे दिया, दूसरे दिन उन्होंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करके बोला कि इसकी जो डीएलसी रेट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट। यूनिवर्सिटी को लैंड तो कई वर्षों न्यू बन रही थी, कई वर्षों से लैंड नहीं मिलती, तो मैंने 6 महीने में लैंड लेने का काम भी पूरा कर। और ये मैसेज प्रॉपर सरकारों के पास जा भी रहा होगा, जो सरकार ने मंत्री जी ने मुझे बुला के बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई तो आपने कमाल कर दिया। मैं तुरंत कमाल कर, मैंने तो कमाल कर दिया, थोड़ा एक आपको करना पड़ेगा। बोले क्या बात? मैंने यूआईटी पैसे मांग रही है कि ये जो उनकी फिक्स रेट है इसे पैसे देनी पड़ेगी, और इसको पैसे को वेव ऑफ करने का जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री। बोले ठीक है प्रपोजल भेजाओ, कौन मंत्री है फलान। मैंने प्रपोजल दे, 1 महीने वहाँ भी ओके बिना कोई पैसा नहीं देना कर लें। तो एक एजुकेटर एडमिनिस्ट्रेटर वर्क भी कर रहा था साथ में, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव तो मर ही रहा था ये। हाँ। और एजुकेशन को रेगुलेट कैसे करें ये भी कर रहे थे। फिर ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बनने लगी, और फिर और कॉलेज एफिलिएशन का प्रोसेस भी चल रहा था उसी के साथ साथ। तो जो मेन कैंपस था वहाँ पर भी क्लासेस वगैरह का था, या उनके पीईटी कॉलेज हमारे ध्यान में आया। तीसरी बड़ी चीज कि मान लो कॉलेजेस तो है जो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, मेरे पास क्या, मेरा अपना कोई कॉलेज ना है, केवल ऑफिस ना बन के रहे ऑफिस है। तो मुझे ध्यान में आया कि वहाँ एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसको अपना बना लो, उसको अपना संगठक कॉलेज बना दो, कांस्टेंट कॉलेज बना दो। मैंने उसको प्रपोजल बनाया, और प्रपोजल बना के सेक्रेटरी साहब को समझाया। मैंने कहा देखो अभी जो हम काम कर रहे हैं ये तो एग्जाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी, जब तक टीचर नहीं होंगे साथ में तो यूनिवर्सिटी नहीं, टीम नहीं होगी, नहीं होगा, तो कैसे होगा? मैंने कहा पहले हम इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में थे, हम आरटीयू में चले गए, राशन टेक्नीशियन में चले गए, उनका कांस्टेंट हो गए। इसी तरह से यूपी टेक का जो दर्शन कॉलेज है वो उसी थीम पे बना था। हाँ बिल्कुल सर। उन्होंने नाम भी दिया उनके जो ये इसको लिया तब लिखा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा राजस्थान में जिस तरह से किया हम भी उसी तरह से कर रहे। मैंने उनको 2 एग्जाम्पल बता दिए, मैंने ऐसा होता। बोले ठीक है, आप एग्जाम्पल भी इसमें लिख देते। लेकिन वहाँ सरकार में रखा, बोले इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा को किया था आरटीयू के साथ, ये बीकानेर एक कॉलेज को करते हैं बीटीओ के साथ, तो कॉलेज मिल गया। जैसे कॉलेज मिल गया हमारा दायरा बहुत बढ़ गया, स्टेट बहुत बढ़ गई, सब एकेडमिक पे लोग आए, काम करने वाले लोग भी आ गए, टीम भी आ गई, चल गया काम एक तरीके से। और ये जो संस्थान बन रही थी एक हिस्ट्री हम आप बना रहे थे, एक इतिहास बन रहा था कि एक यूनिवर्सिटी आई और उसको करके एक कॉलेज बनाना, और इतने सारे स्टूडेंट के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में बच्चों को, मतलब अब जो पॉडकास्ट है ये स्टूडेंट देखेंगे, उनको ये लगेगा कि उनके एजुकेशन के लिए कोई कैसा कितना मेहनत कर सकता है। ठीक है। मुझे सबसे बड़ा जो मैं जिस तरह से वहाँ से आरटीयू से चले थे, तो जो अनुभव था कि बच्चों को बहुत आरटीयू को उस टाइम में देखे तो बच्चों को जानकारी बहुत लिमिटेड होती, इवन पेरेंट्स को कम होती है कि एडमिशन कहाँ दिला, यह जानकारी। और वही बच्चे नेचुरली मेरे पास भी आए, तो मुझे लगा कि बच्चों से कनेक्ट जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही आप एक अच्छे काम कर पाएंगे। तो मैं बच्चा अगर मेरे को व्हाट्सएप पे भी कोई पूछता जवाब, मैं उसको व्हाट्सएप पे भी जवाब दे दूं। मिलने के लिए कोई 24 घंटे मेरे से कभी कोई बात कर सकता है। ऑफिस में मीटिंग नहीं है तो कोई कभी भी आ सकता है, बाहर कोई मीटिंग टाइम वगैरह कुछ नहीं। उससे क्या चीज़ें बहुत आसान हो, बहुत आसान हो जाती है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मिल नहीं पाते बच्चे, अपनी बात नहीं करते। कोई बहिरा आए मेरे से बात करके चला जाए, वो भी व्हाट्सएप पे कहे वापस जवाब देता है। एग्जाम कब होने होते हैं
तो इतना ओपन कर दिया, ओपन करने से ना लगता है कि समस्या अपने पास आती ही नहीं थी, मुझे बात करते ही सो गए। अब राजस्थान में ये सारी चीज़ें आप बच्चों के लिए कर रहे थे, ये एक आपने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दिया और ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर आपका नेशनल लेवल पर आपकी चूँकि एक्सपर्टाइज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि अब आपकी जर्नी एआईसीटी के साथ नेशनल लेवल पे हो रही थी। वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स वहाँ कोई नहीं, वहाँ कैसे पूछना है, वहाँ पहुँचने का मैं आपको बैकग्राउंड तक पूछने का। मैं जब आरटी में था, राजस्थान टेक्निकल में था, तो उसमें मैं एक कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ भी काम करने लग गया था। तो मेरी जानकारी, जो मेरे को जानने वाले लोग बढ़ गए पूरे राजस्थान में से, तो उसमें लोगों का था कि अब बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना है तो कौन से कॉलेज में कराए, क्या ब्रांच थे। तो बहुत सारे फ़ोन आते थे, दिन भर फ़ोन आते रहते थे और मैं किसी को फ़ोन का ना नहीं कहता, अब भी मैं किसी को ना नहीं कहता, कभी भी मेरे पास आया टीबीटी को फ़ोन आता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत से लोग तो कोई जानकारी से पूछ रहे हैं, किसी का जानकार नहीं है, वो ब्रांच कॉलेज कैसे तय कर करोड़ों। तो मुझे लगा कि कॉलेज की ग्रेडिंग करनी चाहिए और ग्रेडिंग करके ओपन में वेबसाइट में डाल दो, ए ग्रेड का कॉलेज है, बी ग्रेड जाके सी ग्रेड का। और उस ग्रेडिंग के उसमें लोग अपना बेस्ट भी करना की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी पहला पारिस। शुरुआत तो वहाँ से हुई और मैं हमने प्रपोजल बना लिया भाई ऐसे ग्रेडिंग करेंगे। क्राइटेरिया तो एचडी के थे, बी फैसिलिटी फर्स्ट से कंप्यूटर इतनी है, फैकल्टी इतनी होती है, लेकिन वो क्राइटेरिया डाल ली, उसको एक सिस्टमेटिक बना ली, बना के मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में उस अप्रूवल के लिए भेजा। तो वहाँ लोगों ने कहा भाई ये मिस्टर चारण आप क्या कर रहे हो, ये तो ऐसा है कि पत्थर फेंक के अपना सर नीचे मारने वाला काम है। जिसको ग्रेड ए मिलेगा वो तो आपकी तारीफ करेगा, जिसको सी मिलेगा वो तो आपके कपड़े फाड़ देगा, ये तो आप अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। ये कह के हमने वापस भेज दिया। मैं सोचता बहुत है, मैंने सर अपने इतना ईमानदारी से कर रहे हैं, आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं भी किसको ए मिलेगा। ये उसने डायरेक्टली इनडायरेक्ट ये भी ए मिलेगा, वो आप पे कोई दूसरे लोग करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकते। मैंने बाकी 2 दिन सोचा यार अपने इतना ईमानदारी से कर रहे हैं, इतने विलेकली कर रहे हैं और इतनी सी बात से डर के रुक गए तो भी ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उनको कहा कोई बात नहीं, क्या मैं इंश्योर करूंगा कि ये सब ठीक हो। तो हमने पूरी ग्रेडिंग करके लोगों को और ये बता दिया कि हमने ग्रेडिंग से आपको 100 में से इतने नंबर दिए, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमारे पास आ जाओ, इम्प्रूव करिए, आप हमारे साथ आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं, अगर आपके कहने से ये नंबर आपके बढ़ सकते हैं तो बढ़ा देंगे और आपके नहीं हो तो घटाने से घटा दें। हम दोनों मिलकर तय करिए 100 में से आपके 70 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपको लगता नहीं मेरे 70 नहीं 75 आने चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट बता दो। तो हमने एक एक कॉलेज को बुलाया, एक सेकंड हमने एक एक कॉलेज को बुलाया, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाया, मैं हमारी ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी इतने किया और सबके मार्क्स फाइनल करने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर की कि इसको ए ग्रेड, इसको बी ग्रेड, इसको सी। और कभी किसी के क्वेश्चन होंगे कि ये ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे हुआ है, उनको लगा कि ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। तो ए ग्रेड वाले को था कि वो 5 साल तक उसको एफिलिएशन लेने की जरूरत नहीं, बी ग्रेड को 3 साल तक एफिलिएशन जरूरत नहीं और सी वाले को एवरी ईयर कराना पड़ा। वो तो बी और सी में जाने ए में जाने की कोशिश करेगा। तो उनमें आपस में एक आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया, मोटिवेशन हो गया, पेरेंट्स को और बच्चों को सिलेक्ट करने में इजी हो गया। तो मैंने उस पेरेंट्स और बच्चों के लिए सोचा था, ये उसका हुआ कि लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक करने लगे, तो हमको थानेदारी करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप अच्छा करेगा। अभी ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, सी से ए में जाना है तो ये फायदे। बच्चों का राइट भी है टेक्निकल एजुकेशन उनको मिले और अच्छे इंस्टीट्यूट से मिले, तो उसके लिए जो प्रयास किया गया वो एक तरह से बहुत एक्सीलेंट रहा। और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित किया राजस्थान में, फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये, इंजीनियरिंग में ये एमबीए भी ये एमसीए भी ये, अलग अलग कैटेगरी वाइज करती है। तो इस तरह से वो लोगों को ध्यान में आ गया, उनको भी अच्छा लगा। फिर उन्होंने उनको 26 जनवरी पे बुला के अवार्ड दिया, तो अवार्ड लेके खुश है, उन्होंने अपने उसमें ऑफिस जो इंस्टीट्यूट बेस्ट कर रहा है बच्चों के साथ उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए, उनका उनके वो अपने एडमिशन के टाइम उसको कसो भी करते हैं, आता है, पेपर में लिखता है, एड में लिखता है कि ग्रेड ए कॉलेज ओपन फर्स्ट पोजीशन, ये सब करता है। तो हमारा भी काम हो गया, वो भी अपना काम हमारा आसानी से कर ले। तो हमारी जो थानेदारी करनी पड़ती थी, इंस्पेक्टरी करनी पड़ती थी, वो इंस्पेक्टरी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, बच्चों को पेरेंट्स को ही फायदा हो। तो इस तरह से जर्नी चली। फिर उसके बाद हम फिर आप एआईसीटी के उसमें मैं जब इस तरह से बेसिकली वहीं से शुरू हुई थी। मैं जब आरटी में था तो मैंने वैल्यू एजुकेशन के बारे में कुछ समझा था। अच्छा,
एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं पंजाब भेजा, पंजाब टेक यूनिवर्सिटी। तो उस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगा ये विषय तो अच्छा है, इसको बच्चों तक जाना चाहिए। तो मैंने प्रपोजल रखा ये इस विषय को डालना चाहिए। लेकिन सरकारी संस्थान में क्या होता है कि एक विषय को डालोगे, दूसरे एक को निकालोगे, तो किसका निकालोगे वो नाराज होता है। बड़ा मुश्किल था। और मैं डीन था तो मैंने उसको उसमें लागू किया तो वहाँ भी बहुत बहस हुई कि इसको पढ़ाएगा कौन। दो बोर्ड मैनेजमेंट ने अपने मिनट्स में रिकॉर्ड में लिखा है कि एचडी चारण और 2 लोग और ना बताए, बोले यही पढ़ाई। अच्छा। कि मैं कुछ जानता यही पढ़ाई। मैंने कहा ठीक है, मैं नींव डालने की बात आप से तो फिर इस तरह से वो आरटी में शुरू हुआ। अच्छा। पर तो मैं सब डीन था, मेरे पास लिमिटेड पावर। उसके तुरंत बाद मैं वाइस चांसलर बना। तो वहाँ मेरा दायरा बहुत बड़ा गया। और आप जो चाहते थे वो कर सकते तो थे। मेरे मन में था कि नहीं, इंजीनियरिंग क्यों, सबको पढ़ना चाहिए। तो इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, होटल मैनेजमेंट, बी डिजाइन, एमटेक, बीटेक सब में ही पढ़ना। मैंने पूरा सिलेबस इसकी रिवाइज करके ये कोर्स तो हो गया लगभग। क्योंकि वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो सब्जेक्ट था, लोगों की बहुत लाइफ स्टाइल बदली, सोचने का दायरा बदला। और मैं खुद ह्यूमन वैल्यूज का ट्रेनिंग ले चुका हूँ 8 डेज का। और उसके बाद फिर हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी, केमिस्ट्री साथ साथ। फिर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में उसको शेयर भी किया, बच्चों के इम्पैक्ट भी देखा। तो ये जो आपकी शुरुआत थी वो पूरा नेशनल लेवल पे बहुत उसका इम्पैक्ट मिला। ये आपने कहा ना, आपने ट्रेनिंग ली, इससे मुझे ध्यान में आया। जी सर। और मैंने नई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आराम से काम कर सकती। ये एक सुविधा है उसके साथ में। सुविधा ये है कि साधन कम है, लेकिन सुविधा ये है कि उसकी टांग खींचने वाला कोई नहीं। तो मैंने लागू कर दिया, लोगों ने मान लिया। फिर मेरे को तुरंत ध्यान आया कि पढ़ाएगा कौन। उनको भी तो सबसे पहला ही समर वेकेशन अप्रैल में मैं अपॉइंट हुआ था। पहले समर वेकेशन में मैंने कंपलसरी सबका एक नॉर्थ इन का प्रोग्राम रखा, सभी टीचर्स। हालांकि बहुत लोग दुखी प्रोग्रामिंग रहे होंगे। मैंने सबकी, मेरे जो कॉलेज के थी कांस्टेबल भी सभी ट्रेनिंग करा। और फिर मेरे को तुरंत सेकंड के ध्यान आया, यार मैंने ये जबरदस्ती करवा तो दी, मैं खुद तो ट्रेनिंग किया ही नहीं, मैं तो ऊपर की सब चीजें जानता। मुझे भी करना चाहिए। तो मैं नवंबर में मेरे प्रिंसिपल डायरेक्टर को साथ लेके नवंबर में आईआईटी कानपुर में 8 दिन की ट्रेनिंग कर। अच्छा। तो 8 दिन की ट्रेनिंग कानपुर में। हाँ, आईआईटी कानपुर। और वो भी वाइस चांसलर रहते हुए, ऐसे करने वाले कम लोग थे। एक पंजाब टेक यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर प्रोफेसर जी अरोड़ा थे, वो भी वाइस चांसलर रहते हुए किए थे। मैं सेकंड था। क्योंकि संस्थान का लीडर अगर कर रहा है तो मैसेज भी नीचे जा रहा है प्रॉपर। तो उससे मेरी समझ भी बढ़ी और मेरा कॉन्फिडेंस भी बना कि मैं खुद करके आया हूँ तो आपको कनेक्ट कह सकता हूँ। तो वो ट्रेनिंग जो कानपुर आईआईटी में थे, वो कौन रिसोर्स पर्सन हुआ करते थे उसके पास से? उसका मेरी कैसे एक बहुत रिसोर्स पर्सन और एक याद अच्छी हुई। उसमें अशोक प्रसाद भानु प्रताप जी पिताजी थे, तो मेरे पहले गुरु हरि प्रताप जी। पहले से पहले मैं ये मानता हूँ कि मैं जब आईआईटी कोटा में था तो वहाँ मैंने 3 दिन का उत्सव कराया था। तो हालांकि मैंने अटेंड तो कम किया, व्यवस्था में ज्यादा था। तो उसमें कुमार संभव जी आए थे। हाँ, कुमार संभव जी से हमने भी ट्रेनिंग लिया है जी। तो कुमार संभव जी हमारे इनिशियली गुरु रहे। बगालिया भी मैं वही बात कर। वो वहाँ से अगले में फिर भानु प्रताप जी ने 8 दिन का बताया था, मैं बहुत चीजें क्लियर हुई, काफी क्लियर हुई, कभी आगे भी चीजें चलती रही। तो उसका जो 8वां दिन था, कानपुर था, तो बीच में इसका हमारे सबसे आदरणीय प्रभु जिनकी वजह से ये कोर्स आया, गणेश बगड़िया जी, तो बात करते रहते, आते रहते, मिलते रहते थे। पहले भी कॉन्फ्रेंस वगैरह मुलाकात थी। तो 8वें दिन जब वो शेयरिंग करते हैं तो मैंने भी अपनी बात बताई। तो फिर उन्होंने कंक्लूजन में एक बात कही कि भाई ये एसडी चार्ट तो बीसी है, पीवीसी है, और 8 दिन तक फोन बंद करके सुना है क्या है, बहुत अच्छे। तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा, अप्रिशिएट अच्छा लगता ही। लेकिन तुरंत बाद मेरे को ध्यान में आया कि इस अप्रिसिएशन से रेस्पॉन्सिबिलिटी की, मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर। फिर मैंने कमिटमेंट के साथ कहा कि सर आपने अप्रिशिएट किया, मुझे वो अच्छा लगा, लेकिन मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोशिश करूंगा कि पूरे जीवन इस काम कर। तो मैंने उनके सामने पहली बार कमिटमेंट किया कि मैं पूरे जीवन यूएचवी का काम जो है, चाहे वीसी रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन मेरी जितनी समझ कर पूरा एक वो उनकी वजह से मैंने टर्निंग पॉइंट किया। हाँ, व्यवस्था एक बनती चली गई। और वो ट्रेनिंग के साथ फिर आपका जो एक लीडरशिप आया नेशनल लेवल पर, एआईसीटी में आप फिर आ गए उसमें। फिर एआईसीटी ने इंडक्शन प्रोग्राम में रमेश जुम्वाली दी,
तो इंडक्शन प्रोग्राम के बाद में एक और लेक कमेटी भी है, नेशनल कमेटी को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, वहाँ चेयरमैन की जिम्मेदारी थी। तो ये जो जिम्मेदारी थी पहले यूनिवर्सिटी IIT BTU से राजस्थान से हटकर फिर आगे लेवल पे चली गई, वहाँ से हम लोग पहुँचे। तो जो कार्यकाल था एआईसीटी में और उसके उसमें फिर आपका नेशनल लेवल पर गाइडेंस इंस्टीट्यूट को मिलने लगा। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अब एक स्टेट से निकल कर के आप जो है नेशनल लेवल पर आ गए और एआईसीटी से तो एफिलिएटेड ऑल ओवर इंडिया के एक इंस्टीट्यूट रहे और उस वहाँ पर बच्चों का एक सेट देना था क्योंकि राजस्थान में आप कर चुके थे। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा नेशनल लेवल दो तरह के काम थे। एक तो जो SIP जिसको कहते हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, उसकी एक कमेटी है जिसमें रजनीश अरोड़ा जी उसके चेयरमैन है, यही सब लोग मेंबर। और दूसरी कमेटी थी कि नेशनल कमेटी ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, हाँ, नेशनल उसका काम था कि कंटेंट बनाओ और कंटेंट बना के फिर यूनिवर्सिटी बात करो, वाइस चांसलर से बात करो, उनको बताओ समझाओ कि क्यों करना है, उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स को लगाएगी ये यूनिवर्सिटी की मोटा मोटा उसी की इच्छा होता है। हालांकि मेन टाइम्स AICTE ने 2018 में इसको मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन वाइस चांसलर आराम से मानता नहीं है, आराम से नहीं वो मानता, अपने हिसाब से करते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यूनिवर्सिटी में कन्विंस करना, कोर्स बनाना, ये मेरे पास मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस नाते देश में मैं अक्सर वाइस चांसलर से बात करता था, उनको कहता था कि आपके वहाँ से कोऑर्डिनेटर भेजो, हमारे साथ कनेक्ट करो, कुछ लोगों के आपके लोगों की ट्रेनिंग कराओ, फिर उनके माध्यम से आपके वहाँ जो और फैकल्टी उसकी ट्रेनिंग कराओ, वो फिर पूरे देश में। अच्छा, ये इस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने भी ट्रेनिंग लिया, मैंने भी लिया। उस ट्रेनिंग में जब हम लोग इस ट्रेनिंग के पहले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाते थे, तो बहुत बार होता था कि किसी दिन हम उस दिन एब्सेंट हो गए, अपना पर्सनल वर्क करने लगे या बैठे रहे, फिर बीच में 1-2 घंटे के लिए बाहर निकल गए, ऐसा कुछ फ्रेम बना हुआ था। लेकिन जब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का ये जो 8 डेज़ ट्रेनिंग हुई, उसमें प्रॉपर जो 100% अटेंडेंस की बातें और एक बात भी जो शेयरिंग हो रही है आपका छूटे ना, उस पे पूरा ध्यान और फोकस करना और बहुत ही अच्छे से उस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करके डू और डोंट की बात ना करके उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके नेचर के साथ उसकी फैमिली की बातों को शेयरिंग करना और उसके बाद धीरे-धीरे एक छोटी-सी बात अगर नहीं सेट हो रही है, तो एक-एक दिन तक उसी बात को लेकर के डिस्कस करना, जब तक सेट ना हो जाए वो बात। तो ये एक तरह से बिल्कुल चेंज था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1-2 दिन का टाइम लोग निकाल लेते थे, लेकिन इसमें 100% देना और 1-2 दिन लोगों को लगा कि गद्दे बिछे हुए हैं, वो रखा हुआ है और उस स्टाइल में बैठ कर के पढ़ना। ये जो संस्कारों की बात हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ें जब आई, तो लोगों को लगा कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा चेंजेज़ आ रहा है और लोगों को छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाने लगे और ये भी बात होने लगी कि अगर किसी पड़ोसी के घर के सामने पेड़ के गमले रखे हैं, तो अपने ही पेड़ों में मत डालिए पानी, दूसरे में भी पानी डालिए क्योंकि नेचर तो सबको ऑक्सीजन देता है। ऐसी अच्छी-अच्छी बातें, चीज़ें सामने आई, फिर लोगों का सोचने का दायरा चेंज हुआ। तो उसके बारे में ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये सब जो 100% अटेंडेंस की बात है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे एक वाक्य सुनाता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में जैसे ट्रेडिशनली हमारी जैसे आदत है वर्कशॉप इसमें जाने की, बोला जो उद्घाटन सत्र होगा उसमें तो आप सिखाएंगे, कंक्लूजन में रहना ना, बीच में आते जाते, वो दिन था पहले ये ऐसा। लेकिन वहां जाके देखा तो पहले दिन कहा कि ये पूरा वर्कशॉप जो है ना 8 दिन का है, ये एक सेंटेंस के रूप में है, सेंटेंस में कोमा फुल स्टॉप अगर गलत जगह लगा दिया तो सब गड़बड़ होता है। तो जैसे एग्जांपल से सुना दे, ये होता है ना कि रोको मत जाने दो, अब कॉमा रोको के पास लगाया कि रोको मत के पास लगाया, तो उन दोनों का मीनिंग बदलेगा ही जाएगा। तो शुरू में तो लगता है ऐसा होगा या वाकई होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद लगता है हाँ ये ऐसा हाँ, 1-2 दिन के बाद वो वो मिस कर लोगे तो फिर लगता है कुछ जी मिस कर रही। तो ये एक एकदम नया चेंज था। कोई आपका इस सब्जेक्ट मैं इसमें आपको विशेष बात जो बताना चाह रहा था कि मुझे लगा कि मैंने अपनी फैकल्टी की ट्रेनिंग करवाई। हाँ, प्राइवेट चूँकि मेरे पास 70 कॉलेजेस थे, तो वहाँ तो कौन से 70 कॉलेज थे, एक तो उनके टीचर्स की भी ट्रेनिंग करा थी, वो भी पढ़ाने वाले, तो हर एक कॉलेज से 2-2 3 टीचर्स की ट्रेनिंग।
तो ट्रेनिंग के एंड में पे टीचर ने अपना शेयरिंग दिया कि सर आपने हमको ट्रेनिंग कराई तो अच्छी बात है, हमारे खुद के लिए बहुत उपयोगी है, बच्चों को ही बताएंगे। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो हमको और दूसरे काम में हाँ, ये बातें आती है कि मैं सीख गया हूँ, ऊपर वाले को कब सिखाएंगे। वो उनको बहुत सारे दूसरे काम देते रहते थे, करने ही नहीं देते। तो मैंने प्रिंसिपल्स का 3 दिन का वर्कशॉप करा दिया। प्रिंसिपल बड़े खुश है कि ये तो सब बहुत जरूरी था मेरे लिए और मेरे फैकल्टी के लिए, और अच्छा किया। लेकिन यार हमारे जो दिल्ली के सेठ जी है, सेठ जी उससे तो फिर मैंने उनके लिए भी 1 दिन का वर्कशॉप करा दिया। तो विद्यार्थी से लेके ऑनर तक सबको इससे वाकिफ करा दिया। उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई। फिर यहाँ तक ही हुआ कि हर एक कॉलेज जो मेरे पास 70 कॉलेज थे, उनको मैंने एक आह्वान किया कि आप कम से कम एक स्कूल को गोद दीजिए, एक महाविद्यालय, एक विद्यालय। अच्छा, तो उन्होंने एक स्कूल को गोद लिया और उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम चलाए। अच्छा। इतना प्रभावित होकर लोगों ने कहा। हाँ, ये सब प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये चल रहा है अभी भी। स्कूल टू कॉलेज हाँ, वो मेरे जाने का हो गई। अच्छा। लेकिन अभी इस विज़न को इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ सोचना कि मैं तो यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन जो टीचर जो स्टूडेंट हैं टेक्निकल उनको तो कर रहा हूँ, स्कूल को भी ध्यान रखना। उसमें अभी एमपी गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस क्लासेस और इस टाइप की चीज़ें उनके ये हैप्पीनेस के नाम चला था, वो स्लाइटली डिफरेंट था, वैसा ही था पर स्लाइटली डिफरेंट था। और एमपी ने 2022 से इसको अपने रेगुलर कोर्स में डाला है। और पूरा जो कंटेंट यूएसपी का कंटेंट है, उसी कंटेंट से टीचर को तैयार करके उसी कंटेंट पे उन्होंने स्कूल के लिए बुक्स बनाई कि स्लाइटली उसको स्कूल में प्रेजेंटेशन अलग हुआ, कंटेंट से मैंने प्रेजेंटेशन अलग तरह के एग्जाम्पल अलग होते, तो वहाँ लागू हो गया है एमपी में। उसी बात को हमने राजस्थान में अभी बात की है, तो राजस्थान में भी सिद्धांत रूप से मान लिया है स्कूल में। और वहाँ भी कोई लगभग 600 ब्लॉक लेवल के ऑफिसर प्रिंसिपल उसको ट्रेंड किया और आगे इस कमिंग सेशन में शायद उसको पूरे रूप से लाते, तो स्कूल भी करने लग गया। क्योंकि जहाँ पर स्टूडेंट हैं जो फाउंडेशन हमारी है वहाँ पर भी ये विचार आने चाहिए और वहाँ से अगर ये शुरू हो जाएगा तो आगे हो सकता है अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी उनके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। अब हमने दूसरी लाइन ली है हाँ, कि जब जो टॉप में का अफसर है वो कोई बात को समझ जाता है तो नीचे आराम से जाके टॉप टू बॉटम अप्रोच ठीक रहती है। जैसे वाइस चांसलर समझेगा तो पीछे चल जाएगा तो गए। इस तरह से स्कूल में हमने क्या किया है कि वहाँ जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, जो सेक्रेटरी में बैठे, पहले उनका वर्कशॉप करा दो, फिर प्रिंसिपल्स का वर्कशॉप करा, ब्लॉक लेवल के अफसर्स का करा दो। जब ये सब राजी हो जाएंगे तो वातावरण बन जाएगा। फिर तो टीचर पढ़ाएगा कौन उसको, नहीं तो अब उनको समझाया बिना करते हैं तो सबसे अपने से जब इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल है बच्चों के साथ, तो उनको भी इन्वॉल्व कहीं कर रहे हैं क्या? पेरेंट्स के लिए अलग से वर्कशॉप चलते हैं। अच्छा, जो भी इंटरेस्टेड हाँ, पेरेंट कुछ पेरेंट्स अपना फैमिली वर्कशॉप चलते हैं। अच्छा फैमिली वर्कशॉप, क्योंकि बहुत सारी फैमिली हैं जो एथिक्स के मामले में देखते हो तो हाँ सबको जो जरूरत है। हाँ, वो हमारे एक पंजाबी दोस्त थे, उन्होंने उनको पूछा किसी ने कि भाई ये यूएचवी आप बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, यार ये है क्या बताओ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मुंडा मुंडा बन जाए, तो आदमी को आदमी बोले आदमी आदमी बन जाए, ये कोर्स है ना, मनुष्य मानव बन जाए, मानव बन जाए। तो जरूरत तो सभी को ही है। तो आज जो इंजीनियर्स हैं ये जो बन रहे हैं उनके साथ अगर इथिक्स आ जाए, इथिकल इंजीनियर बन जाएं तो हो सकता है हमारे जो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर ऐसे सुनने को मिलता है कि हमने डैम बनाया, बिल्डिंग बनाई और वो कोलैप्स कर गई, ऐसे चीज़ें कर गई। अगर इथिक्स आ जाएगा इंजीनियर्स और अपना बेस्ट देगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सुनाई देता है कि ये सिविल इंजीनियर हैं, इस टाइप की चीज़ें हुई आपने देखा होगा। सिर्फ सिविल की नहीं बात है, किसी में भी फील्ड में लोग हमको कहते थे भाई आप इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ा रहे, वो यहाँ तो टेक्निक सीखने आया है, स्किल सीखने आया। तो लेकिन अब उसको विस्तार से देखें, एक आईटी का इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, तो साइबर चोर भी वही है। हाँ, हाँ वही एक कंप्यूटर का इंजीनियर है, आप कंप्यूटर में पहले वायरस डालता फिर निकालता। एक इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है, बिजली बनाने का फार्मूला वही है, बम बनाने का फार्मूला वो बिजली बनाना है, बम बनाना है। आपने सिविल के एग्जाम तो आपने दे दी, अब और आगे बढ़ो। डॉक्टर है, वो अच्छा इलाज भी करता, किडनी भी निकाल लेता। डॉक्टर की वहाँ आप किसान पे आ जाओ, वो अपने लालच के लिए हमको जहरीली फसल बेच रहा है, जहरीली सब्जी बेच रहा है। देश में जितनी दूध की खपत है उतना दूध तो पैदा ही नहीं होता। नहीं कि आप कभी भी चले जाओ शादी ब्याह के किसी मौके में, कभी कोई नहीं कहेगा दूध है नहीं, जो भी चले जाओ दूध, वो बिना दूध के दूध बना रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है?
इतने जब कर रहे हैं तो सबको वैल्यूज इथिक्स की तो जरूरत है ही। बहुत ज़रूरी है। तो हमको लगता है जहाँ हम वहीं से शुरू कर देते। हम इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग में शुरू हो गए। अब यूजीसी ने मान लिया तो सारे हायर एजुकेशन कर रहे हैं। धीरे-धीरे सरकारें मान रही है तो स्कूल में शुरू करा। पर ज़रूरत तो सभी को ही। ज़रूरत सभी तो को है। एथिक्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यूज उन सभी को ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि इंजीनियर को ही ज़रूरत है, सबको ही ज़रूरत क्योंकि एक दौर था जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते थे, हम बात कर रहे हैं एसआईपी की, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम की। तो ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम पहले क्या था कि बच्चे आते थे सिलेबस पे इमीडिएट आ जाते थे और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि इमीडिएट सिलेबस उनका 9 टू 5 क्लासेस में बहुत ऊब जाते थे और बहुत सारे कुछ परसेंटेज था लौट जाते थे। लेकिन जब एसआईपी की बात होने लगी कि अभी 15 डेज़ या 1 मंथ इनको जो है आर्ट, कल्चर और उसके अंदर जो हुनर है वो हो सकता है अच्छा बहुत अच्छा पेंटर हो, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स हो, लोग जाने वो क्या एग्ज़ैक्टली उसके अंदर हिडन में जो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है। और अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ ब्रिज कोर्स करा करके जो 12th में रहा है, इंजीनियरिंग में नहीं है, उसका सिलेबस को पढ़ा करके उसको लेवल पे लाना। ये सारी चीज़ें एसआईपी में जब रखी गई, तो मैंने खुद उस समय देखा बच्चों को बहुत अच्छा लगा। कोई बच्चा दूसरी क्लास में जाकर के अपने आप को बता रहा है, प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, दूसरे स्टूडेंट और आपस में मिल रहे हैं और नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है, नियर बाई जो मार्केट है, नियर बाई जो चीज़ें हैं, वहाँ कॉलेज की बस से लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को लगा कि इंजीनियरिंग करना और उसके पहले ये सारी चीज़ें करना बहुत ही अच्छा है। ये जो डिज़ाइन दिया गया वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारा परसेंटेज जो रिटर्न जा रहा था वो बच गया। ठीक है। वो अब एसआईपी की बात भी बीच में रह गई थी। हाँ, रही। इसलिए ये जैसे इसको प्लान होने से पहले हर एक स्टूडेंट अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराता था। वो 1 दिन का सा प्रोग्राम होता था, अपने कॉलेज के बारे में में की हो जाती थी। हो जाती थी, हाँ, उद्घाटन हो गया, हाँ, कुछ बातचीत हो गई। उद्घाटन हो गया। धीरे-धीरे एआईसी ने महसूस किया कि स्कूल से जब कॉलेज में बच्चा शिफ्ट होता है, तो स्कूल और कॉलेज के वातावरण में बहुत सारा फ़र्क बहुत है। डिफरेंस है। फिर वो अपने घर से छोड़ के भी बाहर जाता है, कहीं-कहीं स्टेट छोड़ के भी बाहर जाता है, तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें उसके सामने आती हैं। पढ़ाई तो एक है ही है, इंजीनियरिंग पढ़ाई अलग है, उससे पहले प्रिपरेशन अलग है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी आती है। तो उसको कैसे एडजस्ट करें? उसके लिए क्या है कि भई 1 दिन से काम नहीं चलेगा, इसको बड़ा प्रोग्राम। तो पहले 2 हफ्ते का बना, अभी 3 हफ्ते का चल रहा है। तो उसमें बच्चे को पढ़ाई के बारे में बात मत करो, वो तो चलो है ठीक, बाकी चीज़ों के बारे में बस कोई क्या मारो। एक बच्चा गाँव से आया, एक शहर से आया, दोनों का अनुभव अलग-अलग है, अलग है। तो दोनों मिले बातचीत गाँव वाला अलग ही रिच है, वो अपने नॉलेज से ये वाला अलग है। अलग तरह से। कोई बच्चा कोई कोचिंग-वोचिंग लेके आ गया, अच्छी अंग्रेजी जानने वाला है। कोई बच्चा गाँव से आया, वो अपनी अंग्रेजी तो माध्यम की दिक्कत है। एक स्टेट से आया, कोई दूसरी स्टेट से आया, वो तो दोनों मिल ले। तो बेसिकली कि उनका मेल-मिलाप अच्छा हो जाए, वो एक कंफर्टेबल हो जाए। मोटा-मोटा ध्यान रखिए कंफर्टेबल हो जाए। फिर जिस शहर में नए में गया है, उस शहर के बारे में भी जाने कि यहाँ क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसको घूम फिर के देख ले, तो उसको शहर से भी अपनापन हो जाए। शहर से अपनापन हो जाए, संस्थान से अपनापन हो जाए, अपने दोस्तों से अपनापन हो ये जाए, बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, बहुत अच्छा। बहुत बड़े। फिर उसको कुछ वैल्यूज़ भी बता दी जाए, क्योंकि क्या सांबा इंजीनियर तो तुम बन ही जाओगे, इंजीनियर के अलावा भी कुछ तो आपको बनना है, अच्छा इंसान भी बनना है, अच्छे और एक स्टूडेंट जो आ रहा है उसके बनने में उसके टीचर का, उसके घर के लोगों का, उसकी जो कैब का ड्राइवर होगा या घर में काम करने वाले लोग, सबका कंट्रीब्यूशन था, तब वो एक अच्छा इंजीनियर बनने जा रहा है। उसको इस बात का भी एहसास दिलाना। हाँ, तो ये उस इंडक्शन प्रोग्राम में यही है साधन है, आपको इंजीनियर नहीं अच्छा इंजीनियर बनना है। अब ये आपकी जगह भी कंफर्टेबल हो गई, आपके दोस्त भी बहुत बन गए। तो बहुत से संस्थानों से ये एक्सपीरियंस आया कि पहले बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं छोड़ के चले जाते कि साउथ का बच्चा नॉर्थ में आया, उसको कह रहा नॉर्थ ठीक नहीं रहा, नॉर्थ का बच्चा साउथ में गया, बोले मेरे को खाना ठीक नहीं लग रहा है, दोगुनी है। ऐसा भी बहुत सारा होता है। तो इन सब चीज़ों का समाधान निकला उससे, बहुत ही पॉपुलर हुआ। बहुत और कई बार तो बच्चा ने ये कहा क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी एक्टिविटी भी होती थी, क्रिएटिविटी एक्टिविटी वो बड़े क्लब बनते थे, करते थे। तो कई बच्चों ने किया कि सीनियर सर, बच्चों से इंटरेक्शन भी हो रहा कई है। बच्चों ने कहा कि सर ये तो एवरी ईयर होना चाहिए, सेकेंड ईयर में भी इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, कि सबसे अच्छा प्रोग्राम तो यही है। और बच्चों के लिए ही हम बैठे हुए हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। उनकी तरफ से अगर ये शेयरिंग आ रही है तो उनमें भी कि कोई चीज़ें उनके लिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, हालांकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर वो प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, इंडस्ट्री के साथ चले जाते हैं।
पर कम से कम वो जो पोर्शन था उसको वैसा ही याद रहता है। हाँ, ये पोर्शन सबसे बेस्ट पोर्शन था इंडक्शन प्रोग्राम वाला, वही था। आप पर्यावरण के साथ भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के साथ भी आप जुड़े हैं। सेंट्रल कोर कमेटी के आप मेंबर भी हैं और हायर एजुकेशन में ये काम भी कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे और इसके बारे में क्या कोई पर्सन या कोई प्रोफ़ेसर या स्टूडेंट इस संस्था या ट्रस्ट या जो भी है इसके साथ जुड़ सकते हैं क्या लोग? ये एक्चुअली एकदम लेटेस्ट ही डेवलपमेंट है। लेटेस्ट इन द सेंस, मैं जब वाइस चांसलर था उस समय भी जैसा ध्यान में आया, एक पर्यावरण को लेके नेशनल लेवल का एनजीओ टाइप संस्थान है जो कुछ काम करता है, उसका नाम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। वो उनके कई वर्टिकल्स है। एक वर्टिकल एजुकेशन में काम करता है, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। एक वर्टिकल है जो उनको महिलाओं के बीच में काम करता है, पर्यावरण महिलाओं का बड़ा रोल हो सकता है। एक वर्टिकल है उनका जो रिलीजियस लोगों के बीच में, रिलीजियस लोग अगर है उस भूमि को, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स का काम करता है। तो उसकी सबकी एक सेंट्रल टीम है, तो मैं सेंट्रल टीम का मेंबर हूँ। मेरे पार्ट पे जो ये एजुकेशन का वर्टिकल है, यूनिवर्सिटी का काम है, और उसमें भी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एनवायरनमेंट नोडल ऑफिसर बनाना, वीसी से बात करके, वीसी की कॉन्फ्रेंस करके हर एक से एक एनवायरनमेंट का ऑफिसर बनाना, फिर उनके माध्यम से इको क्लब बनवाना बच्चों का, इको क्लब से एनवायरनमेंट की एक्टिविटी करना। तो एनवायरनमेंट की एक्टिविटी करते हुए बता रहे एनवायरनमेंट में ये एक संरक्षण भी है, फिर संवर्धन भी, प्रोटेक्शन भी। तो मतलब आप जब तक इसको अपनी आदत में नहीं लाओगे, आप पेड़ को बचा भी रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लेकिन आपकी आदत में लकड़ी इतनी खपत होती है तो उसका कोई उपयोग नहीं। हाँ, उसको भी बंद करें। तो इस तरह से ये बात बच्चे तक जाए, हर बच्चे तक जाए, इस तरह की एक्टिविटी पूरे देश में करते हैं। ये कहा जाता है कि पेड़ लगाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक लगे हुए पेड़ को, पुराने पेड़ को बचाना। ठीक है, अगर हम उसको पुराने पेड़ को बचा भी लेते हैं तो भी बहुत बड़ा काम है, और एक पेड़ लगा लें वो टाइम के साथ ग्रो करेगा। तो पहले इसको सीखना है, हाँ, और सीख के फिर आपको बढ़ना है वैसा है कि मैं हर क्षेत्र में पर्यावरण को संरक्षण में काम करूँगा, चाहे पेड़ हो, पॉलीथीन हो, है ना, पानी बचाना हो। मैं कहीं न कहीं इसको एक पे कैंपेनिंग सर शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ कि एक पेड़ माँ के नाम, और लोगों को इमोशनल भी जोड़ा गया, और ये मैसेज भी था कि प्लांट लगाएं और एक पेड़ माँ के नाम। और इस कैंपेनिंग में जब बच्चों का रुझान देखा गया तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये मैं अपने कॉलेज में जो पेड़ लगा रहा हूँ मैं आके रेगुलर देखूंगा कि वो पेड़ हमारा सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने माँ के नाम समर्पित किया है इस पेड़ को। ये बहुत बड़ा मैसेज था। ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, पेड़, पॉलीथीन और पानी, इस नाम से 3 और इसमें साझ होती। तो पेड़ लगाने का हम काम कर ही रहे थे पूरी उस चीज में, पर्टिकुलरली जो मानसून सीजन में करते। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ये नारा दिया तो ये एक्टिविटी और बढ़ गई। वहाँ पे नाम से एक एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तो बहुत सारे पेड़ लगते हैं, स्कूल्स जो है को उसको पूरे को लेती है, पूरा एडमिशन सेटअप भी पूरा लग जाता है उसमें, पेड़ को लगाने में पारा। तो पेड़ की एक्टिविटी को विशेष रूप से काम करते हैं, पर्टिकुलर मानसून की सीजन। करंटली आप भारत सरकार ने वीवीएम इंस्टीट्यूट में हैं और स्कूल आप प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट में, तो इसका भोपाल के साथ आप हैं, तो इसका थोड़ा सा जानना चाहेंगे करंटली में क्या वर्क चल रहा है कि कैसे? एक्चुअली जैसे इंजीनियरिंग है इसी तरह से एक आर्किटेक्ट और प्लानिंग की 2 ब्रांचेज की है जो पर्टिकुलर। तो आर्किटेक्ट और प्लानिंग के देश में बहुत सारे कॉलेजेज हैं। भारत सरकार के 3 प्रीमियम कॉलेज हैं, जिसका नाम है स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट और प्लानिंग दिल्ली, यानी एसपी दिल्ली, एसपी भोपाल और एसपी विजयवाड़ा। तो ये देश के बहुत जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट होते हैं आर्किटेक्ट प्लानिंग के, तो उनमें से एक जो भोपाल है वो मेरे पास चेयरमैन की। सो बेसिक कोर्सेज में आर्किटेक्ट चलता है, प्लानिंग चलता है, बैचलर ऑफ डिजाइन चलते हैं, फिर पीजी में एनवायरनमेंट से कंसर्न और स्पेसिफिक हेरिटेज से कंसर्न, मतलब पूरा बड़ा अपने आप में संस्थान है। तो वहाँ पर कैसे स्टूडेंट कोई कैसे एडमिशन लेने की प्रोसेस हो सकती है? सेंट्रलाइज एडमिशन, उनका पूरे देश का सेंट्रलाइज एडमिशन है, उस सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू ही हुआ। अच्छा। तो हम लोगों ने लगभग सभी फील्ड में डिस्कस कर लिया। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार श्रीवास्तव। मैं 25 ईयर से एजुकेशन के साथ बच्चों के डेवलपमेंट क्लब्स और बहुत सारे फील्ड में काम कर रहा हूं,
और मैंने इन जनरल जितना प्रोग्राम सर के जो फिलॉसफी थी, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट का और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का मैं गवा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ट्रेनिंग लिया है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट पे, वो शेयरिंग भी बच्चों से मैंने लिया है और पूरा जो ओवरऑल इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव था कि मैं सर से मिलने के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहा था। सर का बिज़ी शेड्यूल होने के साथ हमें टाइम मिला कि सर के साथ एक इंटरेक्शन होना चाहिए और जो सर ने बताया कि गाँव से किससे बेसिक फैसिलिटीज़ ना होते हुए भी वहाँ से निकलना और उसके बाद फिर साइंस सब्जेक्ट लेते हुए और उसके बाद फिर इंजीनियर का मतलब सिविल इंजीनियर बनना और ये थीम के साथ सर ने वहाँ इंजीनियरिंग किया और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आए और एक एक ऐसी यूनिवर्सिटी को जन्म दिया सर ने, इतनी बड़ी फिलॉसफी की एक कागज़ पे यूनिवर्सिटी का नाम है और उसको दे करके वहाँ से बच्चों को जोड़ना और फिर उसके साथ-साथ फिर आगे नेशनल लेवल पे लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है और सर से हमने आज बहुत कुछ सीखा और चाहेंगे कि और भी अलग-अलग फ़ील्ड पे हम लोग कभी और फिर से बात करके उस और फ़ील्ड में काम करेंगे और एक्चुअली मैं नई जनरेशन के लिए एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ न्यू जनरेशन के लिए कि वो अपने जीवन का फोकस जो है वो सिर्फ रोजगार को ना बनाए, सिर्फ रोजगार को नहीं बनाए, पूरे जीवन को बनाए कि मेरा जीवन कैसा हो सकता है। रोजगार को फोकस बनाता है तो उसमें वो सिर्फ सुविधा को ही फोकस बनाता है, तो सुविधा को जीवन का फोकस नहीं बना। ये तो सुविधा है, जैसा जैसा हम दूसरे मानव के साथ रहना कैसे है, तो पूरे जीवन को अगर प्लान करे तो जीवन बेहतर हो सकता है। अगर वो सुविधा को फोकस बना के चलता है तो जीवन सुखी नहीं बन सकता। क्योंकि सुरखी के लिए इसलिए अपना दायरा बड़ा सोचे, सिर्फ रोजगार तक नहीं सोचे, बड़ा सोचे। उसमें रोजगार एक हिस्सा है, इस तरह से महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। लोगों के लिए भी काम करें, अपने परिवार के लिए काम सोचे, इसे पैसे चाहे पॉलिटिकल सोचे, सेल्फ, सोसाइटी, नेचर सब और समाज के लिए सभी के लिए काम करना चाहिए। एक्सीलेंट तो तभी इन चारों स्तर पे ढंग से काम कर पाता है, अपने आप में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में। इन चारों स्तर पे वो एक्सीलेंट है तभी एक्सीलेंट है। हो सकता है रोजगार में एक्सीलेंट हो, घर पे फेल हो रहा हो, परिवार के साथ नहीं, तो पड़ोसियों में फेल हो रहा हो, समाज में फेल हो रहा हो, पर्यावरण की कुछ समझ बूझ नहीं, तो वो जीवन अधूरा है और उससे खुद भी खुश नहीं होता और इसी तरह के जीवन से वो बस लगता पूरा जीवन संपन्न ही हो जाता है। पता लगता है कि क्या किया और क्या नहीं किया, वो सिर्फ अपनी सुविधाओं को देखता रह जाता आपको पूरा व्यक्तित्व एक अगर लोग सीखें तो हर पार्ट में हर पर्सन के लिए आपने काम किया है और अभी भी निरंतर आप पर्यावरण और आर्किटेक्ट और ये सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। आज के वर्तमान जो परिदृश्य है इसमें जो युवा है इनको आपका एक मैसेज क्या हो सकता है कि कैसे वो लाइफ स्टाइल जिएँ और आप देख रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ ही बच्चे जुड़े हुए हैं और फैमिली और कैसे उनका रहन-सहन होना चाहिए थोड़ा एक है। जी मुझे लग रहा है कि बच्चों का जो अभी फोकस बना, उनको लगता है कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए में क्या हो, लगता है कि बड़ा पैकेज बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज बने, उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का सृजन कर पाऊँ, ये जीवन का दृश्य है। इसमें ऐसा नहीं कि वही जुम्मेवार है, पेरेंट्स भी उसको ऐसे ही आंकते हैं कि तुम्हारी नौकरी बड़ी लग जाए, बड़ी नौकरी का मतलब पैकेज बढ़ा जाए, उसकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा बन गया। और मेरा अपने अनुभव के आधार पर उनको ये कहना है कि सिर्फ रोजगार या नौकरी या पैकेज को ही जीवन नहीं बनाए, पूरे संपूर्ण जीवन को देखें कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मैं परिवार के साथ कैसे संबंध पूर्वक रह पा रहा हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरी सोसाइटी के साथ कैसी भागीदारी, और पूरी प्रकृति में सृष्टि में जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भी मेरी कोई भागीदारी, इस पूरे को ध्यान में रख के अपने जीवन को प्लान तो वो सुख से रह पाएगा और तभी सुख से रह पाएगा। तो सुविधा को फोकस नहीं, सेंटर पॉइंट सुविधा नहीं, सेंटर पॉइंट इस भी चारों एक्टिविटीज में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरी ढंग से समझ ले और उसको निष्ठा से पालन कर ले और जीवन बहुत आराम को हो सकता है। बहुत सा मैसेज है आज के युवा के लिए कि वो लाइफ स्टाइल में रहे लेकिन जो चीज़ें हैं उसको उस दूसरे दायरे से भी देखना उसको जरूरी। पूरे समाज को ही ध्यान देना है कि अभी हमने पूरे समाज का जो डिजाइन बनाया है कि सुविधा को केंद्र में रख के सुधार, ये ठीक नहीं। सुविधा है
हमारा दूसरे मानव के साथ संबंध है और इन सब चीज़ों की समझ इस बड़े सर्कल में अगर जिएगा तभी सुखी सहोगे। तो ऐसा जीवन बनाए, ऐसा मेरा चलिए आप बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए और फैकल्टी के लिए भी एक थोड़ा-सा वो 9 टू 5 टीचिंग ही वो पूरा अपना ध्येय मान के चल रहे हैं। उसके बाद उन पे फैकल्टी के लिए मेरा गोल ये है, जैसे मैंने सभी फैकल्टी को कहा कि आप चाहे इसको पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते यूएसवी को, मिली एजुकेशन को आपको पोस्ट तो करना ही करना है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। उसको मैंने देखा, महसूस किया कि बहुत 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको पूछूँ कि आपको सम्मतपूर्वक जीना स्वीकार्य है या विरोध में, आप सम्मतपूर्वक ही कहेंगे। आपको हार्मोनी में जीना स्वीकार्य है कि डिसहार्मनी, तो हार्मोनी ही बोल के। आपको सह-अस्तित्व स्वीकार्य है या संगत, तो आप स्व-अस्तित्व बोलोगे। तो जब हमको स्वीकार्य यही है, फिर तो हम संघर्ष में क्यों जी रहे? हम विरोध में क्यों जी रहे? हैं? और हम डिसहार्मोनी के क्या कारण? इस पे अगर ध्यान देंगे तो लगता है संबंधपूर्वक ही रह पाएंगे। संबंधपूर्वक रह पाएंगे तो हार्मोनी स्थापित हो जाएगी। हार्मोनी स्थापित तो सहअस्तित्व भी बनेगा। सहअस्तित्व बनेगा तो जीवन सहज बनेगा। सहज बनेगा तो सुखी बनेगा। वो सुखी तो हम रहना ही चाहते। हम सभी चीजें क्रिएट एक ही सुखी रहने के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इन 3 चीज़ों को मैंने टीचर के लिए, इसको समझ लो। आप समझोगे तो बच्चा तक जाएगा, बच्चा तक जाएगा पूरा संस्था तक जाएगा, संस्था में जाएगा तो आपके घर तक जाएगा, आपके घर से आपके संबंध में जो पड़ोसी का घर आ गया वहाँ तक जाएगा, तो सारा वातावरण ठीक है। तो इस बात को बहुत सिंसियरली हमारे टीचर ने समझा और मुझे ध्यान है उसमें कोविड आ गया था। कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम में बच्चे सब डरे हुए थे कि किसी को अभी तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा साल खत्म हो जाएगा। चारों तरफ यही बातें होती थी टीवी पे, ये भाई बच्चों का क्या होगा, जिप्सी का क्या होगा। हमने अपनी तरफ से ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, चल गया। लेकिन मेरे टीचर ने ये किया कि हम ऐसी बातें बच्चों को नहीं होता, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बड़ी अच्छी बातें बताएं। तो उन्होंने तैयारी किया कि हम बच्चों का वैल्यू एजुकेशन का वर्कशॉप करेंगे, जीवन के बारे में। और उन्होंने 5 दिन का वर्कशॉप प्लान किया बच्चों का। मुझे डर था कि कर पाएंगे कि नहीं, कल उन्होंने ना नहीं कहा। उन्होंने बहुत तैयारी की, तैयारी करके 5 दिन का बच्चों का ऑनलाइन वर्कशॉप कराया। पहले ऑफलाइन था, ऑनलाइन था, पहला प्रयोग था, एक ही कराया गया। ऑनलाइन मैं बताता था कि टीचर्स ने कहा कि ये कोविड के टाइम हम लड़ने की बातें तो बहुत कर, हर एक ही कर रहा है, तो बच्चों को कोई जीवन की अच्छी बातें बताई जाए, ये नहीं एजुकेशन बात, और उनका ऑनलाइन बताते। तो मुझे डर था कि ऑनलाइन तो भाई अभी हम टीचर्स को नहीं बता पा रही, तो बच्चों को कैसे बताएं। फिर मैंने ना नहीं कहा, मैंने कहा देखो करिए आप। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, प्रेजेंट कैसे करना है, ऑनलाइन बात कैसे करनी है। और पहला बैच उन्होंने 5 दिन का पढ़ा। उस 5 दिन के बाद जब बच्चों की शेयरिंग ली, तो लगा कि बच्चे तो ज़्यादा अच्छी तरह सीखते, बहुत इनको को देखा हम। और तो और हमने ये कहा था कि क्योंकि सभी लोग घरों के अंदर बंद थे कोविड के टाइम, तो कि भी कोई और जुड़ना चाहे, माँ-बाप, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये भी जुड़ सकते। कई पेरेंट्स के हमारे पास उसमें उन्होंने शेयरिंग बताई, हम भी अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। एक हमारे यंग टीचर थे, उनकी माँ ने भी ज्वाइन किया। अच्छा, उस माँ ने शेयर किया, उसने कहा कि मेरा बेटा वहाँ कॉलेज में कैसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं, लेकिन ये काम तो बहुत अच्छा करता। ये यूएचवी का जो काम कर रहा है बहुत बड़ा है। तो वो ऐसा आगे चला कि कम से कम हमने 8000 बच्चों का वर्कशॉप करा, और उनकी फैमिली भी सुन रही थी और तो उससे पूरे इलाके में ना उसकी मान्यता जो पड़ी कि ये बॉस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम। क्योंकि एक बार सर ये तभी सब हुआ कि जब टीचर्स ने ट्रेन किया, जैसे टीचर ने कोर्स किया, अगर ये इफेक्ट है उनके टीचर का डेडिकेशन के साथ प्रेजेंटेशन देना, 5 डेज भी कंटिन्यू करना है, और लॉकडाउन के टाइम पर लॉकडाउन में बिना अवार्ड बिना रिवार्ड के बैंतों से कोई पैसे देने वाला था, ऐसे उनकी अपनी मर्जी से कर रहे थे। और उससे बहुत से लोग तैयार हो गए, तो बाद में 100% के लोग कहा कि यही क्यों काम भी कर रहे हैं उससे। तो ये उसी समझ का असर है कि उनको लगा कि हमारी जिम्मेवारी भी है, समाज के प्रति भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, और जो समझ लेता है मैं समझता हूँ अल्टीमेटली इससे उनको खुशी ही मिलती है। भाई, अगर मैं कहूँ ना, वो बिल्कुल, मैं तो मानता नहीं कि बिल्कुल वो फ्री में कर रहे, मनी के टर्म्स में फ्री करे, लेकिन उनको संतुष्टि मिला, संतुष्टि का जो सुख है वो इससे बिल्कुल। तो ये उसका आउटकम है। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर ये इस बातों पर, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी लगेगा सर को जानने का मौका मिला, और जो बातें रखी गई हैं वो ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप आए और बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा सर।